ये वर्टेक्स सी पर एक्सटेरियर एंगल है, आप यही कह रहे हो, ये वर्टेक्स सी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो भाई है जगबीर वो कह रहा कि मैं एसी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं एसी को आगे बढ़ाऊंगा, एसी को ऐसे आगे बढ़ाने को कह रहा सर जगबीर। तो आप मुझे बताओ, ये आपको सिर्फ ये एक्सटेरियर एंगल बन गया, ये वर्टेक्स सी पर एक्सटेरियर एंगल बन गया, भुजा के साथ बनाना, मैंने भुजा एसी को आगे बढ़ाया तो एसी के साथ ये एक्सटेरियर एंगल बन गया। ये दोनों बराबर नहीं है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है मेरे प्यारे भाई? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये शीर्षक में कोण हो गए। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे, थीटा ही होगा। तो चाहे आप भुजा बीसी को आगे बढ़ाओ चाहे एसी को आगे बढ़ाओ, एक्सटेरियर एंगल जो बनेगा वो सेम ही बनेगा, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं मेरे प्यारे भाई और 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण माना अल्फा है, माना ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, और मैंने मान लिया कि माना ये वाला कोण थीटा है। मैंने ये मान लिया कि माना ये अल्फा है, माना ये कोण बीटा है, माना ये कोण थीटा है। तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, ये कोण कितना आएगा? हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है वर्टेक्स सी, तो सी को छोड़ दीजिए, ए और बी पे क्या कोण है, ए और बी पे ये अल्फा ये बीटा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई मैं जैसे मैंने साइड बीसी को आगे बढ़ाया ऐसे मैं साइड बी को भी आगे बढ़ा सकता हूं, मैं साइड बी को भी आगे बढ़ा सकता हूं इस तरीके से। ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, ये बन गया बच्चे एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ए पर सॉरी एक्सटीरियर एंगल बन गया वर्टेक्स ए पर। बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा? हमने साइड बी को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाया है वर्टेक्स ए पर भाई, ये कोण तो ए को छोड़ दीजिए, बी और सी पे क्या बनना है, ये बीटा है थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा प्लस थीटा आ जाएगी। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं? अब बच्चे में यहाँ पे ध्यान सुनेगा, मैं यहाँ से साइड ए बी को आगे बढ़ा दी, ये साइड मैंने आगे बढ़ा दी, क्या बन गया, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर बना भाई ये कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर भाई ये कोण है, एक्सटीरियर एंगल बन गया एट वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर भाई ये कोण है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी बी को छोड़ दीजिए, बाकी दो कोण बचे जी, बाकी जो दो कोण बचे अल्फा प्लस थीटा उनके बराबर होगी, अल्फा प्लस थीटा। आया ना समझ में? किसी को कोई समस्या? तो ये त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल है, तो त्रिभुज में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और त्रिभुज में 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। त्रिभुज में 3 आंतरिक कोण होते हैं मेरे प्यारे भाई और त्रिभुज में 3 ही बाह्य कोण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा ही अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है, बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होती है, बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कोई समस्या तकलीफ परेशानी? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछाऊं कि ये ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल है, तीनों एक्सटीरियर एंगल का योग क्या आएगा, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, जल्दी से बताओ। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होता है बताइए जल्दी से। किसी भी त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम, तीनों बाह्य कोणों का सम क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। हमने आपको बता दिया कि किसी त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा? वो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा दो बार हो गया, दो अल्फा बीटा बीटा दो बार हो गया, दो बीटा थीटा थीटा दो बार हो गया, दो थीटा, तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा नहीं हो गया बेटे, ट्वाइस नहीं हो गया, दुगना नहीं हो गया। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा? त्रिभुज के 3 इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का सम कितना होता है मेरे प्यारे में, 180 डिग्री। तो 2 गुणा 180 कितना आ गया बच्चे, 360 डिग्री आ गया, 360। एक्सटीरियर एंगल 119 डिग्री 72 है, ये कोण कितने का होगा आपको पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज होमवर्क है घर से तसल्ली से करके लाना, कल समझाऊं, ठीक है। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो 900 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सवाल, बिल्कुल दिनेश कुमार जी, ये भी सही है, मेंटली करने वाली चीज है, क्लास में पढ़ाया जाता है। त्रिभुजों के प्रकार, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं यानी कि एक्यूट एंगल होते हैं तो हम उस त्रिभुज को अर्धस। बहुत बड़े सवाल आपके सामने चित्र दिया गया, कि दोनों कोण अलग अलग ही होंगे, गारंटी है दोनों कोण अलग अलग होंगे, तो समबाहु त्रिभुज पे बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये तीनों कोण हैं तो तीनों को जोड़ के सम करके 180 आना चाहिए, तीनों को ऐड करो तो x, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे प्यारे, आएगा x प्लस y में y जोड़ूंगा 2y, y जमा y 2y, तीनों को जोड़ो प्लस 10 जाएगा, तीनों को ऐड करके बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे 10 उधर चला गया राइट साइड में, तो 180 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 170 डिग्री आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई, हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री किया, ये आ गया। दूसरी कंडीशन आपको ये दी हुई है, साथ ही 2x - 4y बराबर 20 डिग्री ये दे रखी है। देखो यहाँ 2 से भाग कर सकते हैं दोनों तरफ, ये भी 2 से काट लो, ये भी 2 से डिवाइड करो, ये भी 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, इस पूरे को 2 से भाग दे लो, पूरे को 2 से भाग देंगे तो 2x/2 x आएगा, -4y को 2 से भाग देंगे 2y आएगा, 20 को 2 से भाग देंगे 10 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मेरे पास से दो इक्वेशंस बन गई, हमारे पास से दो इक्वेशन बन गई, यहां से सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालो, सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो 2y माइनस का 2y कट जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, उत्तर में 10 जोड़ूंगा तो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का आ गया, त्रिभुज के तीनों एंगल में, तीनों एंगल है, एक x है, एक y है, एक y + 10 है, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 की नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। एक बात सुनना, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल, अगर किसी त्रिभुज का एक एंगल सबसे बड़ा, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो रहा है तो हमेशा राइट एंगल होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, हमेशा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के सम के बराबर है तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, वरना संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ही बाकी दोनों का योग 90 डिग्री हो पाएगा। तो अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल की वैल्यू बाकी दो एंगल के सम के बराबर है तो हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। अब जैसे आपके सामने सवाल आए पेपर में, आपके सामने सवाल आए कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो, आपके सामने सवाल आता है कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 6:7:13 है। बताओ त्रिभुज कैसा होगा, बताओ त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज समबाहु होगा या राइट एंगल होगा या इक्विलेटरल आइसोसेलेस होगा? कौन सा सबसे बड़ा कोण? ये वाला है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा कोण। लेकिन यहां मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर, रेशियो चेक कर लो, एग्जैक्ट भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े कोण का जो मान है रेशियो में वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर हो रहा है, यानी कि कैसा त्रिभुज होगा? राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल।
अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? x माइनस 2y बराबर 20 डिग्री आ जाएगा, बराबर 20 डिग्री, 10 डिग्री। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा? तो x बटे 2x आएगा, 2y 20 को 2 से 10, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी माइनस का 2y उधर चला गया, 2y प्लस 10 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 2y प्लस 10 डिग्री के बराबर आ गई। अब एक बात सोचो, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है x, ध्यान सुनिएगा, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है x, ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर आ रहा है कि नहीं? ये जो एंगल है x, ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं? x का जो मान है, x का जो मान है मेरे प्यारे भाई, क्या वो बाकी दो एंगल का सम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जरा, x की वैल्यू कितनी है? 2y प्लस 10 के इक्वल नहीं है? y प्लस y 2y हो गया, रिटर्न करना पड़ेगा, बुद्धि तेज लगानी पड़ेगा। जो मान है बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि भाई ऐसा है। अगर ऐसा है कि एक कोण की वैल्यू बाकी दोनों कोण के सम के बराबर है तो मैं देखते ही बता दूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। वो बेस्ट समझाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको दो तो 17 17 17 तीन बार कम होगा तो कितना रह जाएगा तीनों एंगल का सम? 180 में से 17 या 51 घटाएंगे, 180 में से 51 घटाएंगे, 129 डिग्री रह जाएगा तीनों एंगल का सम, 129 डिग्री रह जाएगा, 129 129 रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, एक तो मैंने तीन एंगल को 17 17 डिग्री कम किया, तीनों का सम 180 होता है, 17 17 17 कम करोगे तो 51 डिग्री कम हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा 129 डिग्री। क्योंकि तीनों का सम कितना होगा? तीनों का सम होगा 3 जमा 4 जमा 7, तीनों का सम हो जाएगा 14। तो 14 की वैल्यू ही 129 डिग्री के बराबर है, 129 डिग्री के बराबर 14 की वैल्यू। भाई हर एंगल, हर कोण को 70 डिग्री कम करने के बाद रेशियो कितना हो जाता है? 3 4 7, तो तीनों एंगल का सम रह जाएगा 129 डिग्री। तीनों एंगल का सम है 3 जमा 4 7 7 14। सबसे बड़ा कोण क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा कोण तो ये वाला है ना, ये वाला 7 यूनिट। अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो 7 यूनिट कितना आएगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। सबसे बड़ा कोण निकालना है ना, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या आएगा बेटा? अगर 14 की वैल्यू 129 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण है 7, 7 की वैल्यू आ जाएगी 129/2, 7 की वैल्यू आ जाएगी 129/2, 7 की वैल्यू आ जाएगी, 7 की वैल्यू। सबसे बड़ा कोण आ गया। पर क्या ये सही आया है? सबसे बड़ा कोण आ गया, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एंगल, क्या ये सही आया है? बेटा आप शायद भूल गए, जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जो घटाया है जोड़ना भी पड़ेगा। आपसे पूछा सबसे बड़े एंगल का माप क्या है? मैंने हर एंगल को 17 17 17 डिग्री कम कर दिया है, तो सबसे बड़े कोण को भी मैंने 17 डिग्री कम कर दिया। ये 17 डिग्री कम करने के बाद है, ये 17 डिग्री कम करने के बाद है, यानी कि ट्रायंगल का जो ओरिजिनल सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा। ट्रायंगल का जो ओरिजिनल सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा बेटा। ट्रायंगल का ओरिजिनल जो सबसे बड़ा कोण होगा वो इससे 17 डिग्री ज्यादा होगा। तो हमने 17 कम किया है, वो बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तभी तो ओरिजिनल एंगल आएगा सबसे बड़ा। 17 डिग्री और जोड़ेंगे, 17 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 17 की 2 में गुणा करेंगे 34, 129 में जब मैं 34 जोड़ूंगा तो 163 डिग्री आ गया, 163/2। ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण आ गया, सबसे बड़ा कोण, ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा। ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर मैंने आपको बताया था कि लंबाई नापते हैं मीटर में, वजन नापते हैं किलो में, ऐसी एंगल नापते हैं डिग्री में मेरे दोस्त, डिग्री में। एंगल किसमें नापते हैं? डिग्री में, ठीक है। लेकिन हर हर चीज को नापने के कई तरीके होते हैं। लंबाई किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, वजन किलोग्राम में भी नापते हैं, कुंटल में भी नापते हैं, टन में भी नापते हैं। ऐसी एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। एंगल को डिग्री और रेडियन दो तरीकों से नापा जाता है। तो नियम ये कहता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री जो होता है मेरे प्यारे भाई वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ये नियम है, ठीक है ना। क्यों होता है ये बाद में जानने की चीज है, आज नहीं जानेंगे। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। यहां से 1 डिग्री कितना आता है बेटा? 180 उधर चला जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू, अगर डिग्री को हमें रेडियन बदलना है, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है। अब ये डिग्री है, अगर 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है? 1 डिग्री की, 1 डिग्री की वैल्यू होती है रेडियन में पाई बटे 180। तो 163/2 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होगी? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बदलना है बेटे तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो 163 पाई और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 360, 163 पाई बटे 360 रेडियन की आंसर है सी। ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7। इफ द सम ऑफ दीस टू मेजर, एक ट्रायंगल के दो एंगल का रेशियो 3:7 है, इन दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल है। इसका मतलब कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो एंगल है कितना? ये 3 है, ये 7 है, दोनों को जोड़ के आ रहा है 10, क्योंकि दोनों का सम होना कितना चाहिए? 90 डिग्री। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए 9 गुना। उनमें ज्यादा जोश है। 3 कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब किस दिया बेटा? रेशियो दिया है। कुछ पूछेगा? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हमें भी समझाओ। तो मेरे पहले समझा देता हूं शॉर्ट में कि दोनों पैरेलल हैं। PQ पर एक पॉइंट x है और PR पर एक पॉइंट y है, और XY और QR आपस में पैरेलल हैं, यानी कि समांतर है। दीस टू लाइंस आर पैरेलल। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है PQ PR पर दो पॉइंट XY हैं। दिए गए डायग्राम में x का मान क्या है? आपके सामने डायग्राम दिया, चित्र में x का मान क्या है? एंगल वाला B है, हाँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में होगा। कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज क्यों ना हो, हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, त्रिभुज में 3 भुजाओं वाला हो, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला, कितनी भुजा, 100 भुजाओं वाला हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम मेरे प्यारे भाई ऑलवेज 360 डिग्री होता है ना। 360 डिग्री से कम ना 360 डिग्री से ज्यादा, ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ऑलवेज। चाहे 2 भुजाएं हो, चाहे 3 भुजाएं हो, चाहे 4, 2 का तो बनता है 3 4 5 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। आपसे पूछा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल TUV। क्यू पी आर मतलब ये वाला, मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है। TUV यानी कि ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आपसे सवाल में इन दोनों का क्यू पी आर प्लस TUV मान लिया कि ये अल्फा है, ये थीटा है ना। ये बार-बार इतना लंबा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो ये आपको यहां पे अल्फा प्लस थीटा निकालना, ये सवाल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। बताओ बच्चों कैसे होगा? कैसे होगा? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन इनका रिश्ता तभी बनेगा जब इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, आगे आप इसको यहां आगे बढ़ाइए। दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन बनी। अब ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ओके। ये अल्फा है 30 डिग्री, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये छोटा ट्रायंगल देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये अल्फा समझे नाउ। ये दोनों लाइन मेरे दोस्तों पैरेलल, एंगल है थीटा, ये 45 है। तो ये ट्रायंगल को देखो, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से। एंगल का ट्रायंगल में जहां एक्सटीरियर मिले लगा डालो, आएगा थीटा माइनस 45। तो अब आपको समझना चाहिए कि ये दोनों लाइन समान, और ये वाली लाइंस मेरे दोस्तों यहां होना चाहिए, एंगल भी अल्फा होना चाहिए, तरीका है। अगर एंगल बताओ
सीधे का मतलब 180, अगर 180 150 डिग्री माइनस अल्फा आएगा कि नहीं? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा इक्वल होना चाहिए मेरे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अगर ये कोण थीटा माइनस 45 डिग्री, थीटा माइनस 45 डिग्री, तो ये कोण 150 डिग्री माइनस। नौकरी आपकी तभी लगेगी जब आप ऐसे सवालों को पेपर में करके आएंगे। सीधे का मान से ठाकुर 180 लगता है। अगर किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो कोण इस तरीके से होंगे, a माइनस डी से a कितना ज्यादा, d ज्यादा है भाई, a से a प्लस d कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, d ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में तो कोण इस प्रकार से होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि माइनस डी से डी कट जाएगा, a प्लस a 3 बराबर 180 डिग्री, तो a का मान आ जाएगा 180/3 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री आ गया। यानी कि ये बीच वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों हमेशा 60 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री से कम आएगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री से ज्यादा आएगा। ये इसके पीछे का कारण है। तो अगर किसी भी कैसे पानी करना यार, अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल समांतर श्रेणी में है तो उस त्रिभुज का बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, 54 डिग्री 60 डिग्री 54 डिग्री 60 डिग्री 64 डिग्री मेरे दोस्तों, ये क्या है, तीनों कोण समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देख रहे हैं। 54 से 60 कितना ज्यादा है, 4 डिग्री ज्यादा है, 60 से 64 कितना ज्यादा है, 4 डिग्री ज्यादा है, तीनों कोणों का सम कितना है, 180 डिग्री है, तीनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। बीच वाला एंगल क्या है मेरे दोस्तों, बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री से कम और दूसरा एंगल 60 डिग्री से ज्यादा है। सवाल लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, देखो सवाल, यदि किसी त्रिभुज के कोण, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का लग रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर खींचा, हमने इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा, यानी कि मेरे प्यारे भाई हमें एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है, हमें एक एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचना है और दूसरे वाले कोण का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बाइसेक्टर खींचना है। ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काटते हैं पॉइंट डी पर, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे काटते हैं पॉइंट डी पर। तो ये जो नया एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बीडीसी, ये जो एंगल बनेगा बीडीसी, इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई हमेशा, ये जो एंगल है, जो तीसरा एंगल बचा है एंगल बीएसी, जो तीसरा कोण है एंगल बीएसी, इसका आधा होगी। एंगल बीडीसी की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो एंगल बीएसी का हमेशा आधा होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये थ्योरम है। थ्योरम उतारो कॉपी में रटो, थ्योरम उतारो कॉपी में रटो, फिर पूछना सर कहां से आया। केशव पानी करना, पानी नॉर्मली जब भी मैं आपसे कोई आपके सामने कोई थ्योरम लिखूं, सबसे पहले आप उस थ्योरम को चुपचाप कॉपी में उतारो, उस थ्योरम को रटो, फिर पूछो सर कहां से आया। ये आदर्श पहचान है कॉम्पिटिटिव वाले। अगर ये 9वीं क्लास में पढ़ते तो हम थ्योरम नहीं याद करते, हम सबसे पहले मास्टर से पूछते सर कैसे आया। कैसे से पहले आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपके सामने बच्चे ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल एबीसी है, हमने इसकी साइड बीसी को पकड़ लिया, साइड बीसी पे एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, दूसरे का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा। ध्यान रखिएगा, एक कोण का आंतरिक समद्विभाजक खींचना है, दूसरे कोण का बाह्य समद्विभाजक खींचना है। ये कोण यहां पे मिलते हैं, ये दोनों पॉइंट डी पर मिलते हैं। ये जो एंगल बीडीसी होगा ये तीसरे एंगल का आधा होगा, यानी कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण आधा होगा थीटा/2। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कहां से आया, जवाब दीजिए, मैं वो भी आपको समझाता हूं। भाई हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा हो जाएगा। अगर एंगल बी है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी b/2 होगा मेरे प्यारे, ये भी b/2 होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ। अगर एंगल बी है तो आधा आधा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कोण भी b/2 होगा प्यारे बच्चे, ये कोण भी b/2 होगा, हाफ हाफ। अब आप मुझे बताओ, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कोण आप बताओ, ये वाला एंगल सी है, ये एंगल कितना है सी, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी। अगर ये त्रिभुज का एंगल सी है तो ये सीधी रेखा आगे बढ़ा गया तो ये कितना बचेगा बेटा, ये कोण कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये कोण होगा 180 डिग्री माइनस सी, ये कोण 180 डिग्री माइनस सी होगा। हमने एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा है तो आधा आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 180 का आधा 90 डिग्री माइनस सी/2, 90 डिग्री माइनस सी/2 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। तो मैंने सी है तो कितना बचा 180 माइनस सी एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आधा है, जो क्यों है सारे इस पी का आधा होगा, अगर 40 है तो 40 का डबल होना चाहिए 80 डिग्री, तो उस स्टेप को मिक्स कर दिया है। जब बीसी के सामने वाला वर्टेक्स है तो साइड बीसी से मेरे दोस्तों सामने वाले वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर ये होता है एक ऐसी लाइन खींचो जो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर आके मिले, जो 90 डिग्री के कोण पर आके मिले, जो 90 डिग्री के कोण पर आके मिले। तो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट का मतलब एक ऐसी भुजा सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री के कोण पर आके मिले मेरे प्यारे। तो ये जो लाइन एडी आएगी, जो लाइन एडी है मेरे दोस्तों, एडी एक ट्रायंगल की साइड बीसी पर हाइट है, ये हाइट ऑफ ऑन बीसी, त्रिभुज की भुजा बीसी पर हाइट है या एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है या लंब है या ऊंचाई, एक ही बात है, जो कहना चाहो कह लीजिए। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर। तो एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, लंब, ऊंचाई सब कुछ एक ही में, इस समय यहां पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो बीसी को 90 डिग्री के कोण पर आके मिले, तो ये जो लाइन होगी ये एडी, ये भुजा बीसी के ऊपर हाइट होगी। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर अगर ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल है, अधिकोण त्रिभुज है इस तरीके से, तो इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे हम, सर इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, है ना सर, इस ट्रायंगल की हाइट कैसे खींचेंगे भुजा बीसी पर। तो भुजा बीसी पर सामने वाला वर्टेक्स क्या है ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, साइड बीसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, साइड बीसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों में परपेंडिकुलर डालूंगा, ये आएगा एडी, ये भुजा बीसी के ऊपर हाइट आ गई एडी, ये साइड बीसी के ऊपर मेरे प्यारे में ट्रायंगल की हाइट आ गई, भुजा बीसी के ऊपर ट्रायंगल की हाइट आ गई। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें इस केस में आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ा के सामने वाले वर्टेक्स से तब हम मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। तो जो लाइन एडी है लाइन के बीच बना है। जब भी मैं आपसे कहता हूं ट्रायंगल की हाइट, तो हाइट का मतलब है कि ट्रायंगल किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है। जैसे ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, यहां से पैरेलल खींचे, दोनों से लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो ये जो ट्रायंगल है इन दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, इन दोनों पैरेलल के बीच बना हुआ है, इन दोनों, तो इन दोनों पैरेलल के बीच की दूरी ही इस ट्रायंगल की हाइट। तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं पर तीन हाइट होती है, जैसे ट्रायंगल है, हाइट होगी तो ये हाइट हो जाएगी। तो किसी ट्रायंगल सकते तो क्या गणित सीखोगे, तीनों एक ही बिंदु पर बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। भाई ये त्रिभुज एबीसी है मेरे प्यारे भाई, ये त्रिभुज एबीसी में एपी एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल बीएसी लाइन जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक है। ये जो लाइन है कोण बीएसी का समद्विभाजक है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। जो परपेंडिकुलर लंबवत भी हो, 90 डिग्री का कोण भी बनाए और भुजा को आधा आधा भी डिवाइड करे, यानी कि मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे परपेंडिकुलर, ये डी मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई डाउट? एक ही वर्टेक्स पकड़ लीजिए, मैंने ए को पकड़ लिया, मैंने पॉइंट ए को पकड़ लिया, ए को पॉइंट ए को पकड़ लिया मेरे दोस्तों, पॉइंट ए को, पॉइंट ए से मैंने मेरे प्यारे भाई ये परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट ए से मैंने परपेंडिकुलर डाला है ये एडी। तो मैंने एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। एक बात, बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, हमेशा बड़े एंगल के नजदीक आएगा, ये हमेशा बड़े एंगल के नजदीक और छोटे एंगल से दूर आएगा, हमेशा छोटे एंगल से दूर आएगा। ये जो होगा मेरे दोस्तों, ये जो होगा पॉइंट डी, ये हमेशा बड़े एंगल के पास होगा, हमेशा बड़े कोण के पास होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े एंगल के पास होगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप एल्टीट्यूड डालोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर का जो फुट है वो हमेशा बड़े कोण के नजदीक आएगा, बड़े कोण के। अगर प्यारे भाई डायग्राम इस तरीके से होता है, इस तरीके से, अब यहां पर ये वाला कोण बड़ा बन गया, ये वाला कोण बड़ा बन गया, ये वाला कोण छोटा बन गया, अब मैं यहां परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर तो ये होता बराबर, दोनों कोण बराबर है तो बराबर दूरी पर। कैसे मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर में बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना, बाद में समझाऊंगा। दोनों कोण बराबर है तो एल्टीट्यूड भी दोनों से बराबर दूरी पर होगा। तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किसी भी ट्रायंगल में जब आप एल्टीट्यूड डालते हो तो एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगा, बीसी के बड़ा है तो एडी बीसी के नजदीक होगा। तो हमने सेम वर्टेक्स से मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड डाला और सेम वर्टेक्स से मेरे दोस्तों, सेम वर्टेक्स से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये लाइन मैंने खींची, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये लाइन मैंने प्यारे बच्चों खींची है एई। तो ये जो लाइन है एई, ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, लिख देता हूं मैं, एई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो हमने मेरे दोस्तों सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला है जो बड़े एंगल के नजदीक होगा, और हमने सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो लाइन ए है कोण बीएसी का समद्विभाजक है, कोण बीएसी का बाइसेक्टर है, एंगल बीएसी का बाइसेक्टर वाली लाइन। तो हमने एक ट्रायंगल में सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाला है, सेम वर्टेक्स से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो इनके बीच में ये वाला कोण बन गया बेटा, दिखाई दे रहा है, इनके बीच में ये वाला कोण बन गया। आप बोलोगे इनके बीच में ये वाला कोण बन रहा है, तो इस कोण की जो वैल्यू होगी, ये वाला जो कोण होगा डीएई, ये वाला जो कोण होगा मेरे प्यारे भी एंगल डीएई, इसकी जो वैल्यू होगी वो बाकी जो दो कोण बचे, बाकी जो दो कोण बचे बेस पर बी और सी, इनके डिफरेंस का आधा होगी, इनके डिफरेंस का आधा होगी एंगल बी माइनस एंगल सी बटा दो। इस एंगल डीए की जो वैल्यू होगी बाकी जो दो कोण बचे हैं बेस पर, इनके डिफरेंस का आधा होगी, लिख लीजिए कॉपी में, दिस इज द कांसेप्ट, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है। 23 डिग्री आएगा बेटा, तो ये वाला एंगल 23 डिग्री का आएगा, 23 डिग्री का 30 डिग्री, तो ये दो को घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री में से a/2 प्लस b/2 को घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे, ये आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर ये आ जाएगा। कोई तकलीफ? बच्चों मैं आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी क्वाड्रेंटल में, किसी भी चतुर्भुज में चारों क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा एंगल सी क्यू डी, ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे एंगल सी क्यू डी पॉइंट क्यू पर, ये कितने डिग्री का, बाकी जो दो कोण है एंगल ए प्लस एंगल b/2। सभी को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट है? पता नहीं तुम इसमें क्यों नहीं आनंद लेते, नहीं। अगर मैं आपसे एंगल पी और एंगल क्यू का सम पूछूं तो क्या आएगा, पी और क्यू का सम? अगर मैं इन दोनों का सम पूछूं तो ये ऐड करना पड़ेगा, जब आप ऐड करोगे तो नीचे तो 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d, ये हो जाएगा बेटा। और a प्लस b प्लस c प्लस d क्या होता है, 360 होता है, तो 360/2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये ऐसा क्वाड्रेंटल बन गया जिसके मेरे दोस्तों पी आर क्यू ऐसा क्वाड्रेंटल बन गया जिसके एंगल वैल्यू होगी वो बाकी दोनों कोण सीओडी का एवरेज होगी, सीओडी का एवरेज 72 प्लस 28 100, 100/2 50 डिग्री, तो एंगल एओबी की वैल्यू 50 डिग्री आएगी, आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल नंबर है 35, बनाइए। डिटेल समझेंगे महीने भर बाद, ये वो बात है जो आपको एडमिशन लेने से पहले आनी चाहिए थी ना। जब भी हम स्क्वायर का डायगोनल खींचते हैं मेरे प्यारे, जैसे मैंने वाला डायगोनल खींचा, मैंने वाला डायगोनल खींचा मेरे प्यारे भाई, ये वाला डायगोनल खींचा, तो आप बताओ ये स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, चारों साइड बराबर होती है। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है, जो बराबर एंगल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, करेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। आपके डीए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपसे पूछा गया बेटा, ये एंगल आपसे पूछा डीएई। एग्जामिनर ने डायग्राम दिया हुआ है, बड़ा दयालु है, देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब एक बात बताओ, ये एंगल डीएई कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल डीएई में, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, डीएई, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज को डीएई, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ट्रायंगल डीएई को ध्यान से देखो। देखने से पता चलेगा कि ये वाली स्क्वायर की साइड और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने के कोण यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे, दो साइड बराबर, दो कोण बराबर। अब बताओ ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, 90 60 150 डिग्री। टोटल त्रिभुज बीपीसी बनाया गया, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बीसी है, बीसी यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड बीसी पर आनी चाहिए, बीसी पर आनी चाहिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाना है भुजा बीसी पर। कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया बेटा बीपीसी बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आपने पूरा ऐसे यहां तक क्यों नहीं बनाया, यहां तक क्यों नहीं बनाया, ये गलत है, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि परेशानी क्या है कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। अब जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, बराबर होना चाहिए। अब अगर आप डायग्राम को ऐसे बना दोगे तो क्या ये और ये बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा बड़ा होता है भुजा से, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इस वजह से जो त्रिभुज है वो थोड़ा अंदर ही रह जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया है, कोई परेशानी नहीं है सर, मजा खड़ा कर दिया आपने। तो ये बन गया मेरे दोस्तों स्क्वायर के अंदर, ध्यान रखिएगा स्क्वायर की और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन है। इस वजह से जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। अब पूछा क्या है, पूछा है एंगल एपीडी, ये एंगल एपीडी आपसे पूछा है, मिला लीजिए, ए से पी को मिलाओ बेटा और पी से आप डी को मिलाओ, ये वाला एंगल आपसे एपीडी पूछा है। कैसे होगा ये सवाल, जरा सोचो, सवाल कतई बी, ये मैंने बना दिया ए बी सी डी, ये हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर, ये चारों बराबर हो गया, ये चारों बराबर इक्वल हो गया। अब इसकी साइड ए बी पर अंदर बनाया गया, सवाल पढ़िए, अंदर बनाया बेटा, अंदर, अंदर बनाया गया, तो अंदर बनाओ ना, अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया तो इस तरीके से बनेगा, अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया तो इस तरीके से बनेगा। आप बोलोगे सर एबीई। अब मजे की बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड तीनों बराबर होंगी।
मजा ये खड़ा हो गया कि ये स्क्वायर की भी साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, यानी कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों की साइड बराबर बराबर है, सब कुछ बराबर है। अब बोला है यहां पर डायगोनल डीबी त्रिभुज को पॉइंट ऊपर काटता है, तो डायगोनल डीबी को मिलाया। ये जो डायगोनल डीबी है ये ट्रायंगल को पॉइंट ओ पर काटता है, यहां पर ऊपर काटता है। पूछा है एओबी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला। ये मुझे लगता है अब तक का सबसे आसान सवाल होगा, बस देखने में भयानक लग रहा है। कैसे करेंगे भैया? स्क्वायर का डायगोनल खींचते हैं तो डायगोनल वर्टेक्स एंगल को आधा आधा करता है। स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है, डायगोनल खींचूंगा तो आधा होगा 45 डिग्री। कई बार बताना पड़ेगा, ये कितनी बार बताना पड़ेगा? आसान सी बात है। कोई मुश्किल बात हो तो ठीक है कि भैया बच्चे पूछ रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं नासा का, अरे तो बुद्धि बेच खाई यार इन लोगों ने। देखा ना बीडी, आंख खोलो। तो आप ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये भी इक्वल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तो तीनों साइड इक्वल होती है, ये भी इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, यानी कि ये तीनों भी इक्वल हो जाएगा। एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं, यहां काटते हैं, ये डी को मिलाया, डायगोनल एसी को मिलाया, एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो पूछा ये वाला एंगल सीओडी, ये एंगल सीओडी कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा गया। बनाओ, बनाए बेटा। ऐसा सत्य होते अटल सत्य, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, कितना भी आंधी तूफान भूकंप आ जाए, कभी गलत साबित नहीं होंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री का, 50 डिग्री का, तो जरा ये बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। मैंने आपको थ्योरम रटवा रखी है, आप कर लोगे, आपने थ्योरम रटी हुई है। लेकिन सुनो, अगर किसी बच्चे ने थ्योरम याद नहीं कर रखी, वो भी बच्चे सवाल को कर लेगा। मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो आपसे पूछूं कि एंगल बीओसी क्या होगा। अब बताओ, अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम क्या आएगा? बाकी दोनों कोणों का सम क्या आएगा? अब बताओ, एंगल बी जमा एंगल सी कितना आएगा? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। अगर 180 में से 50 डिग्री है तो कितना आएगा? 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री 130 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? मेरे प्यारे भाई, क्या मुझे बी का मान पता है? क्या मुझे सी का मान पता है? बी और सी का मान नहीं पता, यानी कि बी और सी का मान नहीं पता, ना पता करने की जरूरत है। बी और सी का मान नहीं पता, ना मुझे एंगल बी का मान पता है, ना सी का मान पता है। बस ये पता है कि 50 डिग्री है। बी और सी का मान कुछ भी हो सकता है। बी और सी का मान नहीं पता, बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जहां ये कंडीशन आएगी कि बीसी का मान कुछ भी हो सकता है, बी और सी की वैल्यू फिक्स ही नहीं है, वहां आप अपनी मर्जी से बी और सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। भाई इस सवाल का आंसर एंगल बीओसी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि बी कितना है सी कितना है, आंसर केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एंगल 50 डिग्री है। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो इन दोनों को जोड़ के 130 डिग्री आना चाहिए, जोड़ के 130 डिग्री। भाई ना तो मुझे बी का मान पता है, ना सी का मान पता है, ना मैं बी का मान निकाल सकता हूं, ना सी का मान निकाल सकता हूं। इधर से उधर कुछ भी आप लीजिए, आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला, क्योंकि आंसर बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आंसर तो केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बी प्लस सी क्या है। हाँ, बी प्लस 130 होना चाहिए। बच्चा कहता है कि सर बी को सर आप 80 आएगा, बेटा जल्दी से जवाब दो। ई प्लस एफ आएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140। ना मुझे ई का मान पता है, ना मुझे एफ का मान पता है, ना मुझे पता करने की जरूरत है बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां केवल एक ही एंगल दिया। क्या मैं यहां से ए और एफ का निकाल? अच्छा, ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, सी डिग्री है, डी डिग्री का सम पूछा है। बताओ कि वैल्यू अपोजिट इंटर एंगल के सम के बराबर। 180 में से 70 घट को डायग्राम खुद से खींचना पड़ेगा। ये बराबर है, इसका मतलब एबी एसी के बराबर है, एसी सीडी के बराबर है। ये एडी कह सकता हूं कि एंगल पीएसआर जो है, पीएसआर जो है वो एंगल क्यूपीएस का दुगना है, एंगल क्यूपीएस का डबल है। मैं ये भी कह सकता हूं, कैसे भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो एंगल पीएसआर है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्यूपीएस का डबल है, ये वाला एंगल क्यूपीएस है, क्यूपीएस का डबल है। यानी कि अगर एंगल थीटा है तो डबल है 2 थीटा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। सवाल में कहा गया कि एंगल क्यूपीएस पीएसआर का आधा है। अगर मैं पीएसआर को 2 थीटा मान लेता हूं तो 2 थीटा का आधा ये करेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ट्रायंगल में ये दो साइड सेम है, दो कोण बराबर होंगे। अगर ये एंगल पूरा थीटा थीटा 2 थीटा हो रहा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा होना चाहिए। दो साइड बराबर, अगर दो साइड बराबर है तो उन साइड के सामने के एंगल भी, साइड के सामने के एंगल भी बराबर। भाई ये थीटा, क्या बोलो? हाँ भाई, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये एक्स्ट्रा एंगल आ गया 3 थीटा। अब क्या करें भाई? इस ट्रायंगल के तीनों कोण पता चल गए, इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए, इस त्रिभुज के तीनों कोण पता चल गए मेरे प्यारे, तीनों कोण। 4 थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में सारे जोड़ दो, सारे एंगल का सम 180 आना चाहिए। अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा थीटा थीटा 2 थीटा 4 थीटा, 4 अल्फा प्लस 4 थीटा 180 डिग्री। दोनों तरफ 4 से भाग दीजिए, दोनों तरफ 4 से भाग देंगे तो थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। क्यों पीएस ये एंगल थीटा है? आपसे पूछा है, बताओ। हरीश बुरानिया कह रहे हैं गगन सर जैसे मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देख बेटा, मैं आपके सामने डायग्राम दिया हो जाएगा, ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। बिल्कुल बेच खाइए मार्केट में। एंगल एबीसी में बी और सी के 22 डिग्री माइनस a/2 होगी, 90 डिग्री माइनस a/2, बस क्या प्लस कीजिएगा माइनस। ये सी बी डी एक्स्ट्रा एंगल बन गया। इन दोनों के बाइसेक्टर यहां मिलते हैं, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर मिलते हैं। बोला अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा। क्यू एफ क्यू डी बराबर है, तो यहां पे एंगल ए का बाइसेक्टर वो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे, साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो साइड बीसी को आगे बढ़ाने पे डी पॉइंट पर मिलता है, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। बात आई समझ में? ठीक है, थोड़ी सी खतरनाक कहानी है मेरे दोस्तों। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो एंगल ए का जो बाह्य कोण समद्विभाजक है, भुजा बीसी को आगे बढ़ाओ, भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है मेरे प्यारे, यहां मिलता है पॉइंट डी पर। ऐसे ही सवाल में ये कहा गया कि एंगल सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एंगल सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, सी का जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, सी का, ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर, ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है। तो भुजा एसी को जब आगे बढ़ाओगे तो कहां मिलेगा? इस तरीके से, यहां पॉइंट ई पर मिलता है, ई पर। ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल बी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। तो जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है ये भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर, भुजा एसी को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों कहां पर मिलता है? पॉइंट ई पर। तो एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पर डी पे मिलता है, बी का बाइसेक्टर एसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है। ये सवाल में बोला गया है। आगे कहा गया एबी एडी बीई बराबर है, तो एबी यानी कि ये वाली साइड, एडी यानी कि ये वाली साइड, बीई यानी कि ये वाली साइड, तीनों ही साइड बराबर है, इक्वल है। आपसे पूछा एसीबी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस ब्यूटीफुल एंगल। आपको बताना है एसीबी क्या है, जल्दी से जवाब दें। बहुत बढ़िया सवाल। अल्फा, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 2 अल्फा, ये 2 अल्फा आ जाएगा। भाई दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, तो दोनों कोण बराबर, ये अल्फा, ये अल्फा, एक्सटीरियर एंगल है 2 अल्फा। क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो आधा आधा होगा, अगर ये 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा होगा।
अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर एक्स एंगल बाइसेक्टर एक्स एंगल बाइसेक्टर तो आधा आधा होगा, 12 तो ये भी 12 होगा। आप बोलोगे सर ये बात तो क्लियर आपकी पल्ले पड़ गई। ऐसे ही इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीसी एबीई को, त्रिभुज एबीई को देखो, त्रिभुज एबीई को देखो, ट्रायंगल एबीई को, ये दोनों साइड सेम है, ये साइड बीई बराबर है। तो अगर ये वाला कोण थीटा है, इस साइड के सामने थीटा है, तो साइड बी के सामने ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, थीटा थीटा। कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी भाई, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सट्रा एंगल है भाई, ये कौन इसका एक्सट्रा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। इस भुजा को आगे बढ़ाने पर बना, ये ट्रायंगल एबीई का एक्सट्रा है 2 थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, एंगल बाइसेक्टर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, गजब का सवाल भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये कितना होना चाहिए, जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। ये भी स्ट्रेट लाइन है, जोड़ के कितना आना चाहिए मेरे प्यारे में, जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री जब करेंगे तो ए से भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे दो ट्रायंगल बन गए मेरे प्यारे, दो ट्रायंगल बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, यहां जो ट्रायंगल एडीबी और एडीसी बना बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां ये जो ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी बना है, एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल एकदम एक जैसे हैं, सर्वांग समय बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज वाली खास बात है, बाकी त्रिभुज में नहीं होगा। बाकी त्रिभुज में आप ऐसे डालो परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल अलग बनना है, ये ट्रायंगल अलग बनना है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर डालते हो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ट्रायंगल एक जैसे बनते हैं। क्यों? दोनों राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल है बच्चों। ये वाली साइड दोनों में सेम है, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, सेम है भाई, ये वाली साइड दोनों में सेम है। 90 डिग्री के सामने ये वाला हाइपोटेनस, ये वाली साइड दोनों में सेम है, एच, ये एच दोनों में कॉमन है। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये बीडी और डीसी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगा कि नहीं, बीडी और डीसी दोनों साइड इक्वल आ जाएगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जो बीडी आएगा वही मेरे दोस्तों आपका डीसी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, बोलो। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, √a² - h², ये भी कितना आएगा, √a² - h² आएगा। यानी कि इन दोनों त्रिभुज की तीनों साइड सेम होगी, तीनों भुजाएं बराबर होगी। जब तीनों ही साइड सेम हो गई तो यहां पे सारे एंगल भी सेम होने चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। दो साइड तो सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हाइट दोनों में सेम है, पाइथागोरस थ्योरम से बीडी डीसी भी इक्वल आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए तो कोण भी बराबर होगा भाई। जो कोण मेरे प्यारे भाई यहां बनेगा, ये वाला एच के सामने जो कोण ये वाला बनेगा, सेम टू सेम एच के सामने यहां भी यही कोण बनना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये कारण होता है, ये है पीछे का कारण कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर तो दो कोण बराबर। जब ये थीटा है, थीटा तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर बराबर हो गए, ये दोनों कोण भी बराबर बराबर हो गए, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गई। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास बात यह है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, ये लाइन आपकी मीडियन भी है, यही लाइन आपकी मीडियन भी है मेरे दोस्तों। देखो मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट, इस साइड बीसी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, सारे काम एक ही लाइन कर रही है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर भी है मेरे प्यारे भाई। बात आई समझ में? ये जो लाइन है साइड बीसी का, देखो ये जो लाइन है एडी, ये साइड बीसी पे परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्री, और साइड बीसी को यहां डी पर बाइसेक्ट भी कर रही है। ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दोस्तों बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, बीसी का लंब समद्विभाजक भी है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है, आधा आधा भी कर रही है। तो यानी कि सारे काम एक ही लाइन में हो रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें यही लाइन माध्यिका भी बन जाती है, मीडियन भी बन जाती है, कोण समद्विभाजक भी बन जाती है, और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाती है। नॉर्मल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अलग खींचेगा, मीडियन अलग खींचेगा, सब अलग अलग खींचेगा। क्लियर मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप बोलोगे सर भागे पीएस क्यूआर पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डाला मेरे प्यारे भाई। तो जो लाइन है मेरे प्यारे पीएस, ये जो लाइन है पीएस क्यूआर पे परपेंडिकुलर है, ये कोण 90 डिग्री का है। सवाल में कहा गया PQ + QS बराबर एसआर, PQ + QS, ये PQ है, ये QS है, ये एसआर के बराबर है। यानी कि अगर PQ की लंबाई स्मॉल a है, QS की लंबाई स्मॉल b है, तो एसआर कितना है, a + b, स्मॉल a + b, ये मैंने मान लिया। अगर PQ की लंबाई a है, QS की लंबाई b है, तो एसआर कितना आएगा, इन दोनों का सम a के बराबर दी हुई है। यहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक तोड़ना पड़ेगा हमें। क्या है मेरे दोस्तों, ये वाली जो साइड है एसआर, ये जो साइड है ये a + b दी गई है, a + b, यानी कि a और b को जोड़ के प्लस करा गया a + b। तो माना एसआर पर यहां कोई पॉइंट t ऐसा है, माना यहां एसआर पर कोई पॉइंट ऐसा है मेरे प्यारे भाई जो a + b के दो हिस्से कर रहा है, जो a + b के दो हिस्से कर रहा है, b और a, b और a मैंने मान लिया कि माना एसआर पर कोई पॉइंट ये t ऐसा है, t जो यहां मेरे दोस्तों a + b के दो टुकड़े कर रहा है, b और a, b और a, ये मैंने मान लिया मेरे दोस्तों। मान एसआर पर ये कोई पॉइंट ऐसा है जो यहां मेरे दोस्तों ये a + b के दो टुकड़े कर रहा है। अब आपको आपके मन में डाउट आएगा, सर आपने इसको b लिखा, इसको a, आपने इसको a, इसको b क्यों नहीं लिखा? ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखो यहां b लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, यहां b लिखा हुआ है ना, bb को मैंने नजदीक नजदीक लिख लिया, bb को मैंने नजदीक नजदीक लिख लिया। जो बच्चा पेपर में पहले से ऐसा सवाल करके गया होगा वही पेपर में कर पाएगा। आप पहली बार में कर दो वैसा सवाल ही नहीं है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, मैं इसको यहां से मिला देता हूं, से देखोगे तो पता चलेगा। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PQT, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो PQT, ये दोनों साइड सेम है, ये साइड भी b है और ये साइड भी मेरे दोस्तों आपकी b है, ये साइड भी b है, ये दोनों लेंथ सेम है b। ये PQ में ये साइड आपकी हाइट भी है और सामने ये वाली भुजा स्मॉल है, बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा? तो पता ये चलेगा। इस ट्रायंगल को देखो PTR, आइसोसेलेस बन गया। जब आइसोसेलेस, इस ट्रायंगल का बाह्य कोण कितना है, थीटा, θ/2। तो ये कोण थीटा आ गया, ये कोण θ/2 आ गया। हमें थीटा का मान निकालना है बेटा। पूरा बड़ा कोण कितना है, पूरा बड़ा कोण 120 डिग्री का है। साल में जो बोला ये जो एंगल P है मेरे प्यारे दोस्तों 120 डिग्री का। पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल को, ये एंगल अगर पूरे P 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का, तो इन दोनों कोणों का सम थीटा + θ/2, बाकी दोनों कोणों का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहां से 3θ/2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। तो 3 से 60 20 बार जाएगा, 20 तो 40, थीटा का मान 40 डिग्री आएगा। और ये मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। खतरनाक सवाल, CQR सबसे बड़ी, ये त्रिभुज के तीन कोण सब ठीक है, और ये वाली जो भुजा मेरे दोस्तों बीच की पड़ेगी, इन ABC, इसका उल्टा भी ट्रू है। 9 और 16 है, सब सामने का कौन सबसे छोटा, छोटी होगी। बिना डायग्राम बनाए आप ये सवाल कर सकते हैं, ये बताओ
ये बताओ, त्रिभुज एबीसी में ए 40 डिग्री है, बी 58 डिग्री है, सी 76 डिग्री है। कुछ पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर का रेशियो। बात ये है कि अगर बी और सी बराबर बराबर होते, अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर बराबर होते, कुछ भी हो सकता है, बी का जो मान होगा बेटा वो 60 डिग्री से बड़ा आएगा और सी का जो मान आएगा भाई मेरे वो 60 डिग्री से छोटा आएगा, 60 डिग्री से छोटा आएगा, 60 डिग्री से छोटा। मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, सी की वैल्यू क्या है? बी का मान है, त्रिभुज की भुजा बी का जो मान है वो बाकी जो दो भुजाएं सी और निकालो, सी उधर जाएगा, बी ग्रेटर देन डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस। छोटा कॉन्सेप्ट यहां से आ गया में इन एनी ट्रायंगल वैल्यू डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है एंड लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड, और अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं के सम से छोटा होता है। हिंदी वाले भाई भी लिख लेंगे, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, लिख लेंगे। किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान 11 और 5 है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड, सभी को समझ में आ गया? अरे का जो मान है मेरे प्यारे भाई, आपसे कहता हूं त्रिभुज की साइड 17, 11 और 5 है, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले लो, जो भी आपको पसंद है, जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक भुजा को पकड़ लो, मैंने 11 पकड़ लिया, 11 11 तो 11 का जो मान है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज की जो भुजा अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 17 और 5 का डिफरेंस कितना है? 17 5 का डिफरेंस है 12, तो 17 5 का डिफरेंस 12 है मेरे प्यारे, यहां तो लेकिन 11 की जो वैल्यू है अदर टू साइड के डिफरेंस से छोटी हो रही है, तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, बस खेल खत्म। आप किसी भी एक साइड को चेक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, किसी भी एक साइड को चेक करके, साइड -1 2 into smallest side -1, डायरेक्ट शॉर्टकट है, 2 into smallest side -1, 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 2 into smallest side -1। सवाल देखिए, एक ट्रायंगल की साइड 10 24 और x है। अब x तो मुझे पता ही नहीं है, x तो मुझे पता ही नहीं है मेरे प्यारे, मुझे दो भुजाएं जो दी गई हैं, जो मुझे साइड दी गई है 10 और 24, उनमें छोटी कौन सी है? 10। छोटी कौन सी है? 10। जो मुझे साइड पता है 10 और 24, 10 और 24 में छोटी कौन सी है? 10। 10 और 24 जो भुजा मुझे दी गई है 10 और 24, तीसरी तो पता ही नहीं है, तो जो भुजा दी गई है उनमें छोटी वाली कौन सी है? 10। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? डायरेक्ट आ गया, 2 into स्मॉलेस्ट साइड है 10, 10 -1, 10 दूनी 20 -1 19 ट्रायंगल पॉसिबल। ये शॉर्टकट, यानी कि पेपर में अगर कभी भी ये पूछा जाएगा ना मेरे प्यारे भाई कि बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। x का मान 15 में से 8 घटाओ 7 से बड़ी होगी। और पीक से सवाल आए, जैसे ही मैंने डायगोनल बीडी खींचा तो डायगोनल बीडी खींचने से दो ट्रायंगल बन गए, ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल बीसीडी। इन दोनों ही ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए कि किसी भी साइड की वैल्यू x का जो मान है मेरे प्यारे, x का जो मान है, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में देखूं x का जो मान है अदर टू साइड के डिफरेंस बारे से बड़ा हो, रेंज लेनी है मुझे x की ऐसी वैल्यू लेनी है मेरे प्यारे भाई जो दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों को संतुष्ट करती हो, ऐसी वैल्यू मुझे x बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा तो 5 भी होता है, लेकिन 5 12 से बड़ा थोड़ा ना होता है। x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 12 से बड़ा, तो 4 से बड़े 5 6 7 8 9 10 11 ये भी इग्नोर करना पड़ेगा, तो मेरी मजबूरी है मुझे x को 12 से बड़ा ही लेना पड़ेगा कि 12 से बड़ा 4 से बड़ा और 12 से बड़ा, तो 4 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते, मुझे 12 से बड़ी लेनी है। दूसरी बात ये देखो भाई, x मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों में आती हो, x की दोनों में आती हो, x का मान 16 से छोटा होना चाहिए और 24 से छोटा, है ना? 16 से छोटा जैसे 16 होता है, 15 होता है, 14 होता है, अब 24 से छोटा x का मान 24 है, 23 है, 22 है, ये ले नहीं सकता। x के मान मुझे वो लेने जो 16 से छोटे हों, 24 से छोटे वाले तो मैं ले नहीं सकता, तो x की वैल्यू 12 और 16 के बीच में ही मैं ले सकता हूं। x की जो वैल्यू है वो 12 और 16 के बीच में मैं ले सकता हूं। 2 5 7 ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यहां पे दो साइड का सम तीसरी के बराबर बने, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। 2 5 7 बनेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, 2 5 8 बनेगा नहीं, दो साइड का सम तीसरी से छोटा बनेगा ही नहीं मेरे दोस्तों, बनेगा ही नहीं। यानी कि मेरे प्यारे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, ये ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल दो ही ट्रायंगल बन पाएंगे। ए ऑप्शन। हमने कोशिश करी 4 बनाने की, लेकिन 4 में से 2 बने ही नहीं। तो देखो ट्रायंगल के बनने की सब 3 भुजा 3 हाइट होती है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां से अगर मैं a गुणा h1 निकालूं तो a गुणा h1 क्या आएगा मेरे प्यारे? बताओ बताओ, a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3, ये तीनों बराबर नहीं होगा क्या? ये तीनों का मान डेल्टा ट्रायंगल के एरिया को कहते हैं, एरिया को। भाई a गुणा h1 का मान, यार ये बुद्धि सड़ गई यार, इतना बताना पड़ता है तुम्हें, हैं? मतलब ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है भाई? क्या होता है एरिया? a गुणा h1 b गुणा h2 c, हर तरीके से एरिया बराबर ही आएगा कि त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है। त्रिभुज और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा, किसी भी त्रिभुज में अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या घटानी पड़ेगी, यानी कि किसी भी त्रिभुज की भुजा और हाइट को गुणा करके बराबर आना चाहिए। भुजा भुजा और उसके ऊपर सबसे बड़ी भुजा, दिख रहा है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब इस त्रिभुज पर हाइट कितनी आ रही है? देखो, तन्नक सी हाइट आ रही है, छोटी सी हाइट आ रही है, तो भुजा बड़ी है, भुजा बड़ी है, 3 ऊपर गया, हाइट छोटी आ रही है, हाइट छोटी आ रही है कि नहीं? अब आप ऐसे देखो मेरे प्यारे भाई, ये देखो भुजा बड़ी थी, किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट की गुणा करोगे आप हमेशा बराबर ही आएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं का और हाइट का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। किसी भी त्रिभुज जो होता है साइड के रेशियो का रिवर्स होता है। मैंने कल परसेंटेज की क्लास में पढ़ाया था, का रेशियो है मेरे दोस्तों 3 सीट्स लंब का, 3 ऊंचाई का रेशियो, एल्टीट्यूड बोलो चाहे सीट होता है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स कर देंगे, 3 को 369 बड़ा है, ठीक है? लेकिन ये बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, ये ना बहुत सारे, अगर मैं x का मान 8 से 36 के बीच में लेता हूं तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, बहुत सारे। उन ट्रायंगल में कुछ एक्यूट भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्टूस एंगल भी हो सकते हैं। हमें अब ट्रायंगल तो बहुत सारे बनेंगे, उनमें भी स्पेशल ट्रायंगल ढूंढना है, एक्यूट ट्रायंगल जो स्केलन हो। अब आप मुझे बताओ, अगर ट्रायंगल की साइड 14 22 और x है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा 22 है, अगर ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल सबसे बड़ी भुजा 22 है, 22, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होना चाहिए, ये ऑब्टू स्केलेंट ट्रायंगल सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की शर्त है। अगर 22 सबसे बड़ी हो जाए तो 22 का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होना चाहिए, इधर जाएगा। 22 का स्क्वायर 484, 14 का स्क्वायर 196, 196 में इधर लेगा, इससे बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर। 484 में से 200 घटाएंगे, 284, 284 में 4 जोड़ दो 288, तो एक्स का मान जो भी होगा एक्स का स्क्वायर 288 से बड़ा होगा। अब आप मुझे बताओ, सवाल में साफ साफ बोला गया, कमजोर दिल वाले नहीं कर सकते बेटा सवाल को, दिमाग चाहिए सवाल को करने के लिए। एक्स एक इंटीजर है, एक्स एक इंटीजर है, एक्स एक इंटीजर है, तो आप मुझे बताओ एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर, एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा आता हो। एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा आता हो, जल्दी से कौन सी वैल्यू है ऐसी, फटाफट बताओ। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 288 से बड़ा हो, स्क्वायर याद होनी चाहिए, याद नहीं तो नहीं हो सकती। 17 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि 17, तो एक्स का मान या तो 17 होगा या फिर 17 से बड़ा होगा। एक्स का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई या तो 17 होगा या फिर 17 से बड़ा होगा। एक्स का जो मान होगा मेरे दोस्तों 17 होगा, 17 18 नहीं बेटा, 18 का 17 का स्क्वायर 289 होता है। एक्स का जो मिनिमम मान होगा, एक बच्चा कह रहा 35, वाह, अगर तूने एक्स का मान 35 ले लिया तो 35 से फिर 22 कहां लार्जेस्ट रहा, फिर 22 कहां लार्जेस्ट रहा, फिर तो 35 लार्जेस्ट हो गया। सबसे बड़ी भुजा 22 होनी चाहिए, यानी कि एक्स का मान 22 से छोटा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी भुजा 22 होनी चाहिए, 22 सबसे बड़ी। मुझे कैसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें सबसे बड़ी भुजा 22 हो, सबसे बड़ी भुजा मेरे दोस्तों 22 हो, सबसे बड़ी, ठीक है। तो एक्स का मान 22 से छोटा ही लेना पड़ेगा, 35 नहीं ले सकता, सबसे बड़ी साइड 22 होनी चाहिए। तो एक्स का मान मैं लूंगा 21। कुछ बच्चे कहेंगे सर 22 भी तो ले सकते थे हैं, अगर मैं 22 लेता तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाती, फिर स्केलेंट ट्रायंगल नहीं बनता। स्केलेंट तभी बनेगा तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, 22 है ये 14 है, तो तीसरी भुजा को मैं 21 लूंगा, तीनों भुजाएं अलग अलग बनेंगी और स्केलेंट ट्रायंगल बनेगा। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 21 आएगी, मिनिमम मान 17 है, मैक्सिमम 21 है। एवरेज पूछा है औसत, दो संख्याओं का औसत निकालने का मतलब इनको जोड़ के आधा कर दिया मैंने एक्स मान लिया। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121, 225 में 121 जोड़ेंगे 346, 346 आएगा, 346। एक्स एक इंटीजर है, सवाल में बोला एक्स की पॉसिबल इंटीजर लेंथ बतानी है, तो आप मुझे बताओ एक्स का ऐसा कौन सा मान है, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर 346 से बड़ा आता है, कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसका वर्ग 346 से बड़ा आता है, बताओ। तो आपको सर 19, 18 का स्क्वायर तो 324 छोटा हो गया, 19 का स्क्वायर 361 बड़ा होता है, इसलिए मैं कहता हूं 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग। 19 एक्स की जगह 19 रखोगे, 19 का स्क्वायर 361, 340 से बड़ा आएगा, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 19 होगी। एक्स का मान या तो 19 होगा या फिर 19 से बड़ा होगा। आप 19 से बड़ी किसी भी संख्या का वर्ग लेंगे 340 से बड़ा आएगा। तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, पीआर की मिनिमम वैल्यू, भुजा पीआर की न्यूनतम लंबाई 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। अधिक कोण के सामने की भुजा 40 में 289 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 433 आ जाएगा, 433 आ गया, ठीक है। यानी कि k एक इंटीजर है, k एक नेचुरल नंबर है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 433 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा नंबर है बेटे जिसका वर्ग 433 से बड़ा हो। जैसे 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 21 का वर्ग है 441 जो कि 433 से बड़ा है। तो k की जो मिनिमम वैल्यू लूंगा मैं 21 लूंगा, k का मान मिनिमम 21 होना चाहिए, k का मान कम से कम 21 रखना पड़ेगा या 21 से ज्यादा, 22 21 22 23 24 कुछ भी रख सकता हूं। तो k की मिनिमम वैल्यू 21 आएगी। लेकिन इस सवाल में आपको k का मान नहीं निकालना, इस सवाल में आपको यह निकालना है कि कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई जिनमें k लार्जेस्ट साइड हो और बाकी दो भुजाएं 12 17 हो और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। अब आप मुझे बताओ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज तभी बनेगा ये वाला जब k की मिनिमम वैल्यू 21 हो। k के टोटल कितने मान हो सकते हैं आप मुझे बताओ। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 12 17 और k है, अगर किसी त्रिभुज की भुजा k सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, तो k की रेंज क्या होगी भाई, ये तो मैंने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल की रेंज क्या होगी, k का मान 17 - 12 5 से बड़ा होना चाहिए और 17 + 12 यानी कि 29 से छोटा होना चाहिए। k का मान 5 से बड़ा होना चाहिए और 29 से छोटा होना चाहिए। कोई ट्रायंगल तभी बन पाएगा, ध्यान सुनो बेटा, कोई त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज की भुजा 12 17 और k है तो त्रिभुज तभी बन पाएगा जब k का मान 5 और 29 के बीच में हो। एक ट्रायंगल तभी बनेगा जब k का मान 5 और 29 के बीच में हो। लेकिन हमें ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें k लार्जेस्ट है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब k का मिनिमम मान 21 हो, k का मिनिमम वैल्यू 21 हो। तो मेरे दोस्तों मैं k की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, तो k का मान मुझे मिनिमम 21 लेना पड़ेगा। मैं 21 के आगे 22 भी ले सकता हूं, मैं 23 भी ले सकता हूं, मैं 24 भी ले सकता हूं, मैं 25 भी ले सकता हूं, मैं k का मान 26 भी ले सकता हूं, मैं 27 भी ले सकता हूं, मैं k का मान 28 भी ले सकता हूं, मैं 29 नहीं ले सकता। कि अगर मैंने k का मान 29 ले लिया तो ऑब्टूस ट्रायंगल तो छोड़ो, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर k का मान 29 के आगे मैंने 30 लिया तो ऑब्टूस ट्रायंगल तो छोड़ो, त्रिभुज ही बनना बंद हो जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जहां ट्रायंगल अधिक कोण भी रहेगा और ट्रायंगल बनेगा भी। अगर मैंने k का मान 29 ले लिया तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा मेरे भाई। ऐसी वैल्यू है, x एक ऐसी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। x इज वैल्यू ऑफ लाइक दैट जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। x इज वैल्यू सच दैट जिसका स्क्वायर 360 से छोटा है। तो 360 से जस्ट छोटा कौन से नंबर का स्क्वायर बेटा, देखो 19 का स्क्वायर तो बड़ा होता है 361, 360 से जस्ट छोटा होता है 18 का वर्ग 324, 324 यानी कि x का मान या तो मैं 18 लूंगा या 18 से छोटा लूंगा। x की वैल्यू मिनिमम या तो मैं 18 लूंगा या फिर 18 से छोटी लूंगा। तो x की मिनिमम वैल्यू 18 आएगी क्योंकि मैं x का मान 19 लूंगा तो 19 का स्क्वायर 361 360 से बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू x की मैं 18 मैक्सिमम में 80 लूंगा, मैक्सिमम आएगा बेटा। x का मान या तो मैं 18 लूंगा या 18 से छोटा लूंगा। लेकिन ये तो पता नहीं चला कितने ट्रायंगल है। आप बताओ अगर किसी ट्रायंगल की 9 साइड, तीनों साइड 9 21 और x हैं तो ये ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब x का मान 21 - 9 13 से बड़ा हो और x का मान 21 + 9 30 से छोटा हो। ये x की रेंज आ गई, एक रेंज आ गई बेटा x की। भाई ट्रायंगल बनने के लिए तभी कोई संभावना है जब x का मान 13 और 30 के बीच में हो, और एक त्रिभुज तभी बन पाएगा जब x का मान 13 और 30 के बीच में हो, और ऐसा अधिकोण त्रिभुज तभी बन पाएगा जब x का मान 18 से छोटा हो या 18 के बराबर हो। तो मैं x की वैल्यू को क्या-क्या ले सकता हूं, मैं x का मान 18 लूंगा या 18 से छोटा मैं 17 भी ले सकता हूं, मैं 16 भी ले सकता हूं, मैं 15 भी ले सकता हूं, मैं 14 भी ले सकता हूं, है भाई, मैं 13 भी ले सकता हूं। मेरे प्यारे, क्या मैं 13 ले सकता हूं x का मान? नहीं भाई। अगर मैं x का मान 13 लूंगा तो ऑब्टूस ट्रायंगल तो छोड़ो, ट्रायंगल ही बनना बंद हो जाएगा। अगर मैंने x का मान 13 ले लिया तो कोई ट्रायंगल भी ना रहे, 12 तो बेटा x की एक वैल्यू 13 भी आएगी। x की वैल्यू 13, x का मान जो है 12 से बड़ा होना चाहिए तो 13 भी ले सकता हूं। तो मेरे प्यारे भाई x का मान 18 बाकी है भाई। ये पता है किसी ट्रायंगल की दो साइड a हो तो मेरे प्यारे भाई यहां पर दो बनते हैं।
यहां पर मेरे प्यार में दो केस बनते हैं, तो केस फर्स्ट क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो केस फर्स्ट वो होगा, एक काम करते हैं, दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो, तो ये बराबर भुजाओं को मैं योग 16 बना लेता हूं, ये 8 ले लेते, ये 8 ले लेते, बन जाएगा। है भाई, तीसरी भुजा चाहे कुछ भी हो, तीसरी भुजा कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ जी है। दो साइड का सम 16 है, 8 और 8 16 हो रहा है। तो ऐसा हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं मेरे प्यारे, जिसमें दो साइड इक्वल हो, 8, 8। बताओ कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे भाई? अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, x का मान 0 से बड़ा होने चाहिए, x का मान आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, अप टू 15। तो x की कितनी वैल्यू आएंगी? 15। 1 से लेके 15 तक x के 15 मान पॉसिबल हैं। तो यानी कि कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड 8, 8 है, तो ऐसे टोटल 15 ट्रायंगल बन जाएंगे कि तीसरी साइड की x वैल्यू बनेगी। तो ऐसे 15 ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे, 15 ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की मेरे प्यारे में दो साइड 8, 8 है, तो तीसरी साइड की जो है 15 वैल्यू बनेगी। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 15 यहां से भी आ जाएगा। तो 15 ट्रायंगल बन जाएंगे, यानी कि आंसर 9 तो आने वाला है नहीं। और ट्रायंगल 15 से ज्यादा भी मैं बना के दिखा दूंगा। ये तो मैंने एक केस दिखा कि दो भुजाओं का सम 16 होना चाहिए। जो बच्चे ना समझ पाए वो सवाल को स्किप कर दें, मान लें कि उनके लेवल से ऊपर की चीज है। पेपर में कभी-कभी काफी हाई लेवल सवाल आ जाते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ाता मेरे सिवाय। ध्यान से सुनिएगा। क्या और भी कुछ ऐसा हो सकता है कि दो साइड को जोड़ के 16 सेंटीमीटर हो? क्या मेरे प्यारे में और भी कोई ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिनमें दो भुजाओं का सम 16 हो? हाँ जी, चेक करते हैं। 1 और 15, मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि 1 और 15 जोड़ के 16 आएगा। 1 और 15, एक को चेक करना पड़ेगा। 1 और 15 कि मान लिया एक भुजा 1 है, दूसरी भुजा 15, अगर मैं 1 और 15 को जोड़ूंगा 16 आएगा जोड़ के, 1 और 15। तो तीसरी भुजा क्या ले सकते हो भाई? मुझे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना। आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीसरी भुजा या तो 1 हो या तीसरी भुजा 15 हो। तीसरी भुजा या तो 1 हो या 15 हो। ठीक है भाई, अगर मैंने मेरे प्यारे भी ये ट्रायंगल बनाया कि एक साइड 1 है, 15 है, तो तीसरी भुजा या तो मुझे 1 लेनी पड़ेगी या 15। अगर मैंने तीसरी भुजा को 1 लिया, 1, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये तो मेरे प्यारे भी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड का सम तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मुझे तीसरी साइड को 15 लेना पड़ेगा, और ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा 15, 15 इक्वल। दो साइड बराबर हो जाएंगी 15, 15, और यहाँ दो साइड का सम 1 और 15 16 भी हो रहा है, तो मुझे तीसरी साइड को 15 लेना पड़ेगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया मेरे प्यारे, जिसमें दो साइड को जोड़ के 1 और 15 16 आ रहा है, और दो साइड बराबर भी है 15 और 15, 15, 15। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे और देखो क्या हो सकता है। 1 15 ले लिया, आगे ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों 2 और 14, 2 और 14 16 होता है। तो दो भुजाओं का सम तो 16 हो गया, दो भुजाओं का योग 16 हो गया, दो भुजाओं का योग 16 हो गया। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज भी तो बनना चाहिए। दो कंडीशन है, दोनों ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का सम भी 16 होना चाहिए और ट्रायंगल आइसोसेलेस भी बनना चाहिए। अगर दो भुजाएं 2 और 14 लेनी, आइसोसेलेस बनाने के लिए मुझे या तो तीसरी भुजा 2 लेनी पड़ेगी या तीसरी भुजा 14। लेकिन अगर मैं तीसरी भुजा को 2 लूंगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो यानी कि मुझे तीसरी भुजा क्या लेनी पड़ेगी? 14 ही लेनी पड़ेगी, तो ही ट्रायंगल बन पाएगा। आगे देखते हैं। 3 13, ये 13 तभी आइसोसेलेस बन पाएगा, पर 3 लेने से तो ट्रायंगल ही नहीं बनता। ये तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से बराबर भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है। तो तीसरी भुजा में 4 लेनी पड़ेगी। अब यहां फंसोगे मेरे प्यारे भाई। 6 10 16, 6 10 16। तो तीसरी भुजा क्या मैं 6 ले सकता हूं? क्या मैं तीसरी भुजा 6 ले सकता हूं? बताओ जल्दी से। 6 और 10 16 होता है, क्या तीसरी भुजा 6 ले सकता हूं? हां जी। अगर मैं कैसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसमें दो साइड का सम 16 है, 6 और 10, तीसरी साइड अगर मैं 6 लूंगा तो आइसोसेलेस रहेगा, और दो साइड का सम तीसरी से बड़ा भी है, ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि तीसरी साइड में 6 भी ले सकता हूं और मैं 16 भी ले सकता हूं। यहां पे दोनों केस, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा मेरे प्यारे, ये ट्रायंगल भी बन जाएगा। 16 16 10 16 भाई, दोनों ही ये ट्रायंगल पॉसिबल है, दोनों ही ट्रायंगल पॉसिबल है, ये दोनों ही ट्रायंगल पॉसिबल है। बनाने की कोशिश करता हूं बेटा, 7 बन जाएगा। तीसरी साइड में अगर 9 लूंगा, 9 के साथ भी ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे। दो ट्रायंगल बनेंगे यहां पर भी, फिर आगे आगे रिपीट होने लगेगा यही, यानी कि यही ट्रायंगल बनेंगे बेटा। केवल यही ट्रायंगल बन पाएंगे जो सारे के सारे आइसोसेलेस भी हैं। सॉरी 6 10 10 आएगा, सॉरी 6 10 10, सॉरी 6 10 10, 6 10 10 होगा, 10 था बेटा, मैंने गलती से 6 10 16 लिख दिया। तो टोटल 24 ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल में किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, अरे दुष्ट कहीं के, 3 4 5 ट्रिपलेट तब लगेगा जब 5 सब लगाऊंगा, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। पाइथागोरस पे लगानी है 2 है या 2 से गुणा 3 से, 2 और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर 2 है 3 है तो 90 के सामने क्या आएगा? 2 और 3 पे पाइथागोरस लगानी है, √2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 7 √13, 24 आ गया 24। नहीं मुझे बेसिक से 4 और 3 पे पाइथागोरस आ जाएगा, 8 रूट्स बनाएगा, 8 रूट्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनेगी। 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बताओ कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इस पर ये हमेशा मेरे बी की जगह x स्क्वायर प्लस 1 2x x स्क्वायर प्लस 1, कुछ क्या होगा? गलत है अमित कुमार, बन सकता कोई बोला है दिए गए डायग्राम में ए बी सी एक ट्रायंगल है, साइड आपको दी हुई है, बोला एंगल एम एन क्या होगा? एंगल एम ए एन आपसे पूछा है, एम ए एन यानी कि वाई, एम एन यानी कि एंगल वाई का मान आपसे पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा कर देते हैं, सोचो सोचो कैसे होगा भाई सवाल। एक नंबर हाइपोटेनस के सामने का कोण 90 डिग्री आएगा, लेकिन हमें x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, हमें y निकालना है। y कैसे निकलेगा? y सोचो, आप सोचो, कुछ और आ रहा है दिमाग में क्या? कुछ और हो रहा है क्या दिमाग में? मैं आपसे कहता हूं ये वाली साइड कितनी है? 16। ये वाली साइड कितनी है? 16। तो ये वाली साइड कितनी है? 16। 4 + 12 16। ये वाली साइड कितनी है? 16। दिख नहीं रहा भाई? क्या आपको दिख नहीं रहा भाई? अगर आप यहां पे ट्रायंगल एबीएन को देखो, इस ट्रायंगल को अगर आप देखो एबीएन को, ये भी 16 हो रहा है, 4 बार ये भी 16 हो रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन गया। दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे भाई। 4 बार 16, इसके सामने ये वाला कोण बनना है x + y, तो ये कोण इस 16 के सामने ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी x + y होगा, ये एंगल भी x + y होगा भाई। होगा कि नहीं होगा? जब मैं ट्रायंगल ए बी एन को देखता हूं, ए बी एन को, ये 16 4 बार 16, तो अगर ये कोण 16 के सामने पूरा ये कोण x + y बन रहा है, तो 16 के सामने ये भी x + y होगा। आप बोलोगे सर ये तो मौज खड़ा हो गया,
हमारा तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई यहाँ ये भी जुगाड़ आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में ये वाला कौन भी y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड आएगा, y प्लस जेड आएगा, बोलो आएगा ए एम एन। किस ट्रायंगल को देखो, ए एम एन, y प्लस जेड 90। तो मैं दिमाग में जोड़ूंगा, दिमाग में थोड़ा स्मार्ट जोड़ूंगा, मैं स्मार्ट आदमी हूं, स्मार्ट थोड़ा स्मार्ट से जोड़ूंगा। बताओ ये x प्लस y में जेड जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, x प्लस y में जेड जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री डायरेक्ट 90 लिख लो डायरेक्ट। ये y है, y में y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2y, y में y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2y, और जोड़ के कितना आना चाहिए, तीन एंगल कसम 180 डिग्री आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। x प्लस y में z जोड़ूंगा कितना आएगा 90 डिग्री, x प्लस y में z जोड़ूंगा 90 आ गया, y में y जोड़ूंगा 2y, तो 2y बराबर 180 माइनस 90 90 है, तो y का मान 45 डिग्री आ गया। कौन y की वैल्यू 45 डिग्री आ गई मेरे प्यारे, 45 डिग्री, यही आंसर। क्वेश्चन मेंस लेवल सवाल है ये। कभी लार्जेस्ट हो नहीं सकता मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, 8 लार्जेस्ट मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 8 से बड़ा तो 15 ही है। तो मैं एक केस वो लेता हूं पहला जिसमें साइड 15 लार्जेस्ट है। पहले हम वो ऑब्टूस ट्रायंगल देखते हैं जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है, वो वाले अधिकोण त्रिभुज मेरे दोस्तों जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है, यानी कि ये वाले ट्रायंगल इस तरीके से, ये वो अधिकोण त्रिभुज है जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है, साइड 8 15x, साइड 15 सबसे बड़ी है। कितने अधिकोण त्रिभुज बन सकते हैं जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट है भाई? अगर अधिकोण त्रिभुज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे आंसर ये होगा, अब स्क्वायर का मान 161 से छोटा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 161 से छोटा आएगा, यानी कि x का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई या तो 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा। x की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों या तो 12 होगी या 12 से छोटी होगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। यानी कि अगर मुझे एक ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें साइड सबसे 15 बड़ी हो, साइड 15 सबसे बड़ी हो, तो ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब x का मान या तो 12 हो या फिर x का मान मेरे दोस्तों 12 से छोटा हो। तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं? x का मान 12 ले सकता हूं, मैं 11 ले सकता हूं, मैं x का मान 10 ले सकता हूं, मैं 9 ले सकता हूं, मैं x का मान 8 ले सकता हूं, मैं x का मान 7 ले सकता हूं, 7 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर आपने x का मान 7 लिया मेरे प्यारे भाई तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ट्रायंगल ही तभी बनेगा जब x की वैल्यू 7 से बड़ी हो, ट्रायंगल ही तभी बन पाएगा जब x का मान 7 से बड़ा हो, यानी कि मैं x की ये वैल्यू ले सकता हूं। अगर मैं x का मान किसी में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना सकता हूं। केस सेकंड, बच्चे अक्सर इसी केस को इग्नोर कर देते हैं। एक दूसरा केस भी तो बन सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल को सबसे लास्ट में करवाया है। x सबसे बड़ी भुजाओ, x सबसे बड़ी भुजाओ, यानी कि इस तरीके जिन्हें यहाँ पे दोनों केस लेना पड़ेगा कि सवाल में बोला केवल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। 8 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट भी होता है, यानी कि x का मान 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 से। मैं x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं, या x का मान 17 से बड़ा, ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता जिसकी भुजाएं 8 20 21 22 यही वैल्यू ले सकता हूं। x की 10 वैल्यू बनेंगी, यानी कि टोटल 10 ट्रायंगल यहां पर पॉसिबल है ऑब्टूस। सवाल का सही आंसर ए ऑप्शन है, ए। बहुत अच्छा सवाल है। ट्रायंगल की साइड 14 है, 25 और x है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुणा 14 -1, सबसे छोटी साइड 14 है, 14 दूनी 28 -1 27, 27 ट्रायंगल पॉसिबल है। 27 टोटल ट्रायंगल पॉसिबल है, टोटल ट्रायंगल पॉसिबल है 27। आपसे पूछा सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा मेरे प्यारे? देखो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे, कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। ट्रायंगल की दो साइड तो फिक्स है 14 और 25, तीसरी साइड की वैल्यू मेरे दोस्तों 11 से 39 के बीच में होनी चाहिए। तो तीसरी साइड का जो मान है वो 11 से बड़ा होगा, 39 से छोटा, तो 11 से बड़ा क्या होता है 12। तीसरी साइड 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है मेरे प्यारे, और कितनी सबसे आखिर में कितनी हो सकती है 39 39 हो सकती है 39। तो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे भाई? दो साइड तो फिक्स है 14 और 25, 14 25, दो साइड तो फिक्स है 14 25, ठीक है भाई। तीसरी साइड की पॉसिबल वैल्यू होंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। मुझे इन सबको ऐड करना है, मुझे इन सबको ऐड करना है, पेरीमीटर सभी के पेरीमीटर्स को ऐड करना है, तो 38 लोगे। 38 ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? 14 12 26 और 25 51। पहले ट्रायंगल सबसे आखिर में क्या आएगा पेरीमीटर मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ। ये सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया, इन्हें जोड़ दीजिए, निकालना एन टर्म का 51 प्लस लास्ट टर्म, तो कितना आएगा बेटा? पर खुद से करने लायक छोटा होना चाहिए, 1 + 2 + 4 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x का जो मान आएगा वो 7 से छोटा होगा मेरे प्यारे। x का मान 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने x की वैल्यू 7 से बड़ी ली तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, कभी लार्जेस्ट बन ही नहीं सकता कि 1 2 से बड़ा आपका 4 ही दिख रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, 1 + 2 3 इधर जाएगा, 4 - 3 1, तो x का मान मेरे है 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकते हैं। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू x की पॉसिबल है, चौथी का बेकार है, ठीक है ना, लंबा है, खत्म। इसी के साथ खत्म होता है सेंटीमीटर हाइट वाले 15.5 21.4 सेंटीमीटर बेस, 15.5 गुणा हाइट का बेस गुणा हाइट बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, केवल काटना ही तो है। 32 3 96, 32 चौका 160 है। अब बड़े वाले रेक्टेंगल को देखो, बड़े वाले मैंने कल आपको बताया था 12 35 37 ट्रिपलेट है, ये भुजा 12 है, बड़े वाले इसको देखो 90 डिग्री के सामने 37 है 37, तो फिर ये कितना बचेगा? 35 बचेगा। यहां से यहां तक 12 35 37 ट्रिपलेट लग गया ट्रायंगल एबीसी में। ये 12 है, 90 डिग्री के सामने 37 है, तो 35 हो जाएगा। ये पूरा 35 से 5 है, तो सीडी कितना बचा? 35 में से 5 घटाएंगे 30, 30 इसका आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। का एरिया निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाने वाली साइड की। बहुत तगड़ा सवाल है, एकदम शानदार बोला है। उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड √2 3√2 2√5 है, और 3√2 के स्क्वायर के सम √2 का स्क्वायर 2, 3√2 का स्क्वायर होता है 9 दूनी 18, तो 20 बार समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 3 स्क्वायर यूनिट जी। सवाल नंबर 5 मेरे दोस्त, पूरा कौन ABC
परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट ए से मैंने भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, एनी पॉइंट ऑन एडी, ए इज माना एडी पर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ठीक है भाई। तो मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है एडी, एडी पर कहीं पॉइंट ओ है, मैंने पॉइंट ओ से ए से डाला ना, बचा क्या, बी और सी बचा, पॉइंट ओ से देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा थ्योरम बनती है यहाँ से, थ्योरम है, थ्योरम याद रखना है, ये साइड आपकी एसी है और ये बचा आपका ओबी है, ये आपका ओबी बचा, ठीक है। पहले बच्चों आप बोलोगे जिस होती लेंथ आपसे पूछ लेगा, देख लीजिए भी राइट एंगल है, राइट एंगल देखो ए सी स्क्वायर, ये होगा मेरे प्यारे भाई, क्या बन गया भाई, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी है, पर लंब हो गया, आगे क्या राइट साइड में कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 है, ये एसी है, 3 स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो 81 प्लस 49 में से 9 घटाएंगे तो एक सड़क के एक किनारे पर, तो भैया ये सड़क है, आपको ये सड़क है मेरे प्यारे, समझिए ए बी जो है आपकी सड़क है, सड़क के दोनों किनारे घर बने हुए हैं, एक खंबा है जो 23 मीटर लंबा है, जो गली के एक तरफ जमीन से, ये जमीन होगी, जमीन से 3√5, जमीन से 3√5 मीटर की हाइट, यहां पर एक खिड़की है, खिड़की है, खिड़की, उस खिड़की पर खंबा पहुंचता है मेरे दोस्तों, 23 मीटर लंबा खंबा पहुंचता है, ऐसे खिड़की पर खंबा पहुंच रहा है, ये 23 मीटर लंबा, इतना 23 मीटर लंबा खंबा पहुंच रहा है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से 3√5 मीटर ऊंचाई पर मेरे दोस्तों एक खिड़की है, जमीन से सेम इसी पॉइंट पर रखना है, खंबा है, खंबे के उधर ले जा सकते हो लेकिन फुट को यहीं पे रखना है, सवाल में साफ साफ बोला है, द पोल इज पर, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, मुझे केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं करना था, असली जो मकसद था इस सवाल को पढ़ के इसका डायग्राम बनाना था, डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे मुझे यहाँ पे, तो भैया एक दूसरी विंडो है जो 4 पॉइंट पर रखना है, खंबा है, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना है, इसी पॉइंट पर, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना, खंबे के फुट को छेड़ना नहीं, आगे पीछे कहीं नहीं करना, तो खंबे के फुट को मेरे प्यारे भाई, खंबे के फुट को आपको सेम इसी पॉइंट पर यहीं पर रखना है, खंबे के फुट को इसी पॉइंट पर, आप खंबे के टॉप को इधर उधर ले जा सकते हो लेकिन फुट को यहीं पे रखना है, सवाल में साफ साफ बोला है, द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, खंबे के फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखकर पोल को दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, दूसरी तरफ, अब ये पोल 4√15 मीटर ऊंची बिल्डिंग, 23 मीटर लंबा ये पोल है, 23 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9√5 का 5, 240 आ गया, 240, मजा आएगा करके, ए लेडर ऑफ लेंथ, तो दीवार ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, इस दीवार के सहारे 65 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। सवाल में कहा गया है स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, तो ये सीढ़ी है बेटा, ये सीढ़ी का फुट हो गया, ये सीढ़ी का फुट हो गया, तो दीवार का जो फुट है मेरे प्यारे, सॉरी सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, ये जो दूरी है ये आपसे 25 मीटर कहेगी, ये दूरी 25 मीटर की, 25 मीटर, तो सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है, तो स्टार्टिंग में मेरे प्यारे भाई दीवार सीढ़ी का जो फुट है, फुट मतलब नीचे, ये टॉप हो गया, फुट सीढ़ी का कहां था, पहले सीढ़ी का फुट यहां पर था, अब सीढ़ी का फुट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो सीढ़ी का फुट दीवार से कितने पीछे खिसक गया, सीढ़ी का जो फुट है दीवार से x मीटर पीछे खिसक गया, ये लेंथ x है, ये x आपको निकालना है, ये x है निकालना है, तो ए के लिए ए मिलाना पड़ेगा, एडी के लिए एडी मिलाना पड़ेगा, तो एंगल भी 90 डिग्री का है भाई मेरे, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और एडी पे, एई पे, एसी पे, सभी में पाइथागोरस, और आपका आंसर आएगा, लेकिन आंसर के साथ साथ टाइम भी चला जाएगा, आपकी लंका भी लग जाएगी, टाइम भी चला जाएगा, अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी क्या आ जाएगा, 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस से क्या आएगा, √1² + 1² √2 आएगा, ये √2, ये ए क्या आएगा, पाइथागोरस से ए क्या आएगा भाई, यहां से यहां तक कितना है, 2 आ गया, ये 1 है, ये अगर एपी स्क्वायर सही y है, फिर हर किस याद है थ्योरम है, आप तो भी 270 एबीसी मतलब ये वाला हाई लेवल क्वेश्चन है, बाद में होता रहेगा, आप इसको आगे बढ़ा के ट्रायंगल को पूरा कर लीजिए, आगे कैसे बढ़ाओ, पॉइंट पी पर, ये यहां पॉइंट पी पर मिलते हैं, बातें समझ में, और हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे भाई, हमें निकालना है भाई मेरे में पूरे बड़े ट्रायंगल, क्या आपको मेरी बात समझ, दोनों एंगल का सम 270 डिग्री का, फटाफट ये एंगल, मुझे इस एंगल का मान बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ के 270 आ रहा है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये निकल जाएगा, नहीं कोई ठेस पेस नहीं का होगा, सब लोग जवाब देंगे, बिल्कुल सही बेटा, 90 डिग्री का, बिल्कुल सही, 270 में से जब भी आपको, देखो ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है ना, आप घर पे जाकर कर लीजिएगा कि भाई अगर ये जो दोनों कोण बनेंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि ट्रायंगल के दो वर्टेक्स पे जो बाह्य कोण बनेंगे, इनका जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो अगर इन दोनों को जोड़ के 270 दे रखा है तो ऑब्वियसली थीटा का मान 270 में से 180 घटाओ, 270 में से 180 घटाओ, 90 डिग्री का आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, थ्योरम है, ठीक है, आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, जैसे हमारे बच्चों ने बेसिक से निकाला, पर कुछ बच्चे बिल्कुल ही बेकार है पढ़ने में, वो ये ध्यान रखिए, ये थीटा है, तो दोनों, अब समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना बहुत आसान है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये हो गया। अब अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे ये दोनों पीबी और पीसी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, ये दोनों पीबी और पीसी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, अगर मुझे एरिया निकालना है जो है बड़े ट्रायंगल का। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो रास्ते बनते हैं, दो रास्ते। एक रास्ता तो ये बनता है कि आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए कि माना ये वाली भुजा x है और ये वाली भुजा y है। आप छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, बीपीडी बीपीसी में छोटे वाले में पाइथागोरस लगाओ, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालो। छोटे वाले राइट एंगल बीपीसी में, बड़े वाले राइट एंगल के आंसर इंटीजर में, कोई डेसिमल में, दशमलव में या भिन्न में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पक्का चांस है कि कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा, यहाँ पक्का चांस है कि कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा। अगर ट्रिपलेट सेट हो रहा होगा तभी मेरे दोस्तों एरिया इंटीजर आ पाएगा। अगर ट्रिपलेट ही नहीं बना तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे, सामने की भुजा स्मॉल सी,
स्मॉल सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो साइन रूल ये कहता है मेरे दोस्तों कि किसी भी ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई, किसी भी त्रिभुज में, ध्यान से सुनेगा, साइड का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में साइड का रेशियो उसके सामने वाले एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। जैसे भुजा स्मॉल है, इसके सामने क्या है, एंगल ए मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा, ए बटे साइन ए, ए बटे साइन ए बराबर, ये भुजा स्मॉल बी है, इसके सामने का कोण क्या है, बी, कैपिटल बी, तो स्मॉल बी बटे साइन बी सब बराबर होगा, बराबर मेरे दोस्तों। ये भुजा स्मॉल सी है, स्मॉल सी के सामने कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल सी, स्मॉल सी बटे साइन सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो ये है मेरे दोस्तों साइन रूल, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। ठीक है, चलो ध्यान समझिएगा, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन से तीनों बराबर हैं, और ये तीनों मेरे दोस्त कांस्टेंट नंबर के इक्वल होते हैं, कांस्टेंट, तीनों की वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी। किसी भी ट्रायंगल में उसकी साइड और साइड के अपोजिट एंगल का रेशियो सेम होता है, के बराबर कांस्टेंट, के जो है ये तीनों बराबर होंगे, कांस्टेंट फिक्स नंबर के बराबर आएंगे, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। बच्चों अगर मैं यहां से ए का मान निकालूं, स्मॉल ए का मान निकालूं, तो स्मॉल ए का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहां से स्मॉल ए का मान निकालूंगा तो स्मॉल ए का मान कितना आ जाएगा, के। आपसे पूछूं कि बताओ स्मॉल रेशियो निकालो मेरे दोस्तों, अगर मैं त्रिभुज की तीनों, सभी लोग साइन ए रेशियो, ट्रायंगल की तीनों साइड का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो। सूर्य कुमार दास कहने सर क्यों होता है, बस ये सबसे बड़ी समस्या है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो पहले रटो है। किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है मेरे प्यारे भाइयों। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये डिटेल में जानना जरूरी है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे। जैसे मेरे प्यारे भाई, भुजा बीसी के ऊपर हाइट है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मैं ट्रायंगल एडीबी, मैं आपसे साइन थीटा निकालने के लिए कहूं तो ये लंब है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने भुजा, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये एंगल, अगर मैं इस एंगल का साइन पूछ रहा हूं कि ये साइन बी कितना आएगा, इस एंगल का साइन, तो आप क्या करोगे सर, इस एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर एच, ठीक है। दूसरी बात देखो, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए होती है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी होती है, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी होती है, एबीसी साइड है। तो ट्रायंगल एबीडी को देखो, ये एंगल बी है, बी के सामने की एच है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने कर्ण सी है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सी है, तो साइन बी कितना आएगा, एच बटा सी, एच बटे सी आएगा, एच बटे सी। तो भाई साहब यहाँ से एच का, ये साइड बी है, ये साइड सी है, बीच का कोण क्या है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, ए, तो ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 बीसी साइन ए, 1/2 बीसी साइन ए, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है, एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ट्रायंगल की दो साइड दी हो, ट्रायंगल की दो साइड दी हो और उनके बीच का कोण दिया हो, उनके बीच का कोण दिया हो तभी लगेगा। अगर किसी ट्रायंगल की हाइट नहीं दी गई है, दो भुजाएं दी हैं, उनके बीच का कोण दिया है मेरे दोस्तों, तो एरिया निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे दोस्त। यानी कि कॉन्सेप्ट बन गए, कॉन्सेप्ट फटाफट लिख लेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई त्रिभुज है मेरे दोस्तों, ये भुजा x है, ये साइड x है, ये साइड y है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो बहुत सिंपल है, 1/2 xy sin थीटा, 1/2 xy sin थीटा, 1/2 xy sin थीटा। समझ में आया? अगर कुछ भी हो सकता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये देखो 1/2, तो 15 गुणा 15 225/4। अब 225 को 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 जाएगा, 5 बार जाना चाहिए, तो 56.25 आंसर है। एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी वाले राइट एंगल भी साइड का रेशियो, तो आएगा 1 1 2 2 आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा, ये 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर रूट को, तो जैसे आपके सामने ये मैंने मान लिया, और साइन 90 डिग्री का मान, ये साइड का रेशियो आ गया मेरे दोस्त, साइड का रेशियो आ गया, ये मैं एबीसी हटा दे रहा हूं ना, मिटा दे रहा हूं मैं, ये साइड का रेशियो आ गया, और 90 डिग्री के सामने की बजाय 2 यूनिट, ये साइड का रेशियो आ गया। बताओ ये वाली साइड कितनी आएगी, ये वाली साइड कितनी आएगी, फटाफट जल्दी सोचो, ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा, 30 डिग्री के सामने जो भी होगा, 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने एक, ये आ गया आपके सामने, तो 1 यूनिट की जगह 5 सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की जगह 5 सेंटीमीटर, तो √3x है, ये की एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60, तुरंत बताना तुरंत। और ये वाली साइड में कर देता हूं, सपोज ये है आपका 24 सेंटीमीटर, बताओ ये कितना होगा, इसके अलावा लिखते क्यों, 30 डिग्री के सामने भाग देना है √3 से। अब √3 से आपका 3 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, √3 बार, 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 √3 सेंटीमीटर, ये 1 का मान आया, 1 कोरोना आ गया चाइना की तरफ से, ठीक है। 30 जरूरत नहीं है आपको, हाइट कौन सा 24/2 करेंगे भाई मेरे, आइए के लिए हम हमेशा साइन रूल लगाते हैं, लिख लिया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना। मुझे एबी का मान निकालना, मैंने एबी पे ध्यान 5, तो 50 के सामने का एंगल कितना मेरे दोस्तों, 105 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, साइन 105 डिग्री, बस लगा दिया मैंने साइन रूल, हो गया सॉल्व। मुझे तीनों भुजाओं पे साइन रूल लगाने की जरूरत नहीं, दो ही साइड से काम चल जाएगा। साइड का जो रेशियो होता है वो सामने के एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है, साइड एबी के सामने 45 है, साइन 45, ये 50 है, 50 के सामने 105 है, साइन 105 डिग्री, यहां से एबी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एबी बराबर आ जाएगा 50 गुणा
अब आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति नहीं लगाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, साइन रूल। आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री 40 डिग्री के सामने भी एक होता है। अगर मैं इस हाइट को 1 यूनिट मान लेता हूं, बताओ 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने की लेंथ कितनी आ जाएगी, √3 रेशियो 1 रेशियो √3 होगा। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। ये देखो 45 डिग्री के सामने अगर ये 1 यूनिट है तो 45 डिग्री के सामने भी 1 यूनिट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलो ध्यान से, सही होगा, ये आएगा। तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, बी से सी तक की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, बी से सी तक की पूरी लेंथ हो जाएगी √3 यूनिट है, 1 यूनिट है, √3 + 1। बी से सी तक की पूरी लेंथ हो जाएगी √3 + 1 यूनिट। ठीक है बच्चा, √3 + 1 यूनिट। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 50 सेंटीमीटर दी है। बी से सी तक की पूरी लंबाई बीसी 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से साइड AB, साइड AB कितना आएगा भाई, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने होता है 2 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे सवाल में, 2 यूनिट का मान पूछा है, 2 यूनिट। अगर √3 + 1